एएनबी सुपरफास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। बढ़ेंगे पहली स्पीड खबर की तरफ। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल स्पीकर को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी और सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी थी। आपको बता दें कि पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों ने हाईकोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें कांग्रेस की ओर से अयोग्य ठहराने की बात कही गई थी। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंह भी दलील पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के आदेश के जिस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है वो याचिका दर्ज ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने चीन को लेकर अपने विचार साझे किए, साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। एलआईसी तनाव पर बोलते हुए इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि यह साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति पर यह भी कहा कि चाहे गलवान हो, पैंगोंग झील हो या डेमचोक, चीन हर जगह अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वो हमारे हाईवे से परेशान है, उसे चीन बर्बाद करना चाहता है। इसके अलावा अगर चीन कुछ बड़ा सोच रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर में सोच रहा है। इसलिए यह जो विवाद है कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, यह सुनियोजित विवाद है ताकि भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि चीन बहुत ही सोच समझकर इन तमाम सीमा विवाद के जरिए भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक चीन बहुत ही खास तरीके से पीएम मोदी की छवि पर अटैक करके अपनी चाल चल रहा है। राहुल ने कहा कि चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मजबूत राजनीतिज्ञ रहना मजबूरी है। पीएम मोदी को अपने 56 इंच छवि की रक्षा करनी होगी, यही असली आइडिया है। इसलिए चीन कह रहा है कि हम जो चाहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो हम नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि वाले आइडिया को खत्म कर देंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि है। पिछले साल 20 जुलाई को शीला दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इसके बाद 21 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने 81 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वहीं दिल्ली की सबसे लोकप्रिय नेता रही शीला दीक्षित को आज हर कोई याद कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को याद करते हुए ट्वीट में लिखा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रख सकते हैं। इस बीच राम मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया। अब राम मंदिर 2 बल्कि 3 मंजिला होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। वही राम मंदिर का मूल स्वरूप लगभग वही रहेगा। गर्भगृह और सिंह द्वार नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर के अग्रभाग सिंह द्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप और सिंह द्वार को छोड़कर लगभग सब नक्शा बदलेगा। मंदिर की ऊंचाई पहले 128 फीट थी, अब 161 फीट हो गई है।
वहीं 3 मंजिला बनने वाले राम मंदिर के 318 खंभे होंगे। हर तल पर 106 खंभे बनाए जाएंगे। राम मंदिर के नक्शे को नए सिरे से तैयार करने में वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जुटे हैं। राम मंदिर में 5 शिखर बनाए जाएंगे। करीब 100 से 120 एकड़ भूमि पर 5 शिखर वाला मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बाढ़ में डूबे गांवों के लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। आपको बता दें कि बाढ़ से अब तक 27 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी तबाही लेकर आई है। यहाँ पक्के मकान डूब गए हैं, झोपड़ियां बह गई हैं। उधर सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी कहर बरपा रही है। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मच गई। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न है। वहीं बिहार में रविवार को बिजली गिरने से पूर्णिया जिले में 3, बेगूसराय में 2, पटना, सहरसा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और दरभंगा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीते 3 हफ्ते में बिजली गिरने के कारण राज्य में 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो वहीं लगातार राज्य में बिजली गिरने से लोगों की मरने का सिलसिला जारी है। 160 के करीब लोग मर चुके हैं। वहीं असम में इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 84 लोगों की मौत बाढ़ संबंधी घटनाओं और 26 लोगों की मौत जमीन धंसने के कारण हुई है। राज्य में बाढ़ के कारण हालात के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात की। कई स्थानों पर मकान, फसलें, सड़क और पुल तबाह हो गए हैं। असम में बाढ़ ने लोगों के घर के छीन लिए हैं। जहां सड़कें होती थी वहां नाव चल रही है। वहीं असम के 25 जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं और अभी तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। 2633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1.14 लाख हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज़्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। प्रदेश में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा असम के काजीरंगा पार्क में भी बाढ़ का पानी भर गया। पार्क का करीब 90% हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि पार्क के तमाम जानवर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 10 गैंडों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा पार्क में अब तक 108 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 136 को बचा लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार देश में सामान्य से 6% अधिक बारिश हो चुकी है। हालांकि उत्तरी भारत में कम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पठार, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जमकर बारिश हुई, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में 19% कम बारिश हुई। इस हिस्से में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 महीने हैं और इन इलाकों में भी अच्छी बारिश होनी है। आपको बता दें कि मानसून ने इस साल 1 जून को केरल में दस्तक दी थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार भारत में सामान्य मानसून रहेगा। जून में मौसम विभाग ने 107% बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी के नतीजे परेशान करने वाले हैं। इस स्टडी में दावा किया गया कि मानसून और सर्दियों के मौसम में तापमान में गिरावट की वजह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। स्टडी के अनुसार बारिश, तापमान में कमी और सर्दियों में मौसम ठंडा होने की वजह से कोरोना वायरस को और फैलने का मौका मिल सकता है। वहीं स्टडी का शीर्षक भारत में कोविड-19 का प्रसार, तापमान और संबंधित नमी पर निर्भरता है। स्टडी में कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी है जो पहले
कभी नहीं देखी गई। यह व्यापक पैमाने पर तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। 21वीं सदी के पिछली महामारियां, सार्स आदि भी मौसम में बदलाव की वजह से ज़्यादा फैली थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यह कहकर हर किसी को चौंका दिया कि ईरान के 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं और करीब 3.5 करोड़ लोगों को कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 2,73,788 पहुंच गई, जबकि इसकी चपेट में आकर 14,188 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के दिए गए आंकड़े और आधिकारिक आंकड़ों में बहुत फर्क है। ईरान के राष्ट्रपति के आंकड़ों को लेकर कई तरह के संदेह कायम है, लेकिन अगर यह सही हुए तो इसका मतलब कि ईरान की 1/3 आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.46 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं, यानी इस दावे के हिसाब से ईरान में पूरी दुनिया से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। कनाडा के टोरंटो में सोमवार को भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई देशों के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ कनाडा के टोरंटो में चाइनीज़ कॉन्सुलेट के बाहर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहाँ पर टोरंटो के स्थानीय लोग, ईरान के नागरिक, तिब्बत और वियतनाम के लोग मौजूद थे। साथ ही भारतीय समुदाय के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे विशाल युद्धपोत USS निमित्ज़ को अंडमान सागर में भेजा है। घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज़ 90 फाइटर जेट 3000 नौसैनिकों के साथ अंडमान निकोबार के पास पहुंचा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी विमान वाहक पोत भारत के साथ युद्धाभ्यास कर सकता है। आपको बता दें कि मलेशिया और इंडोनेशिया की भी स्थिति इस संकरे रास्ते से ही तेल की सप्लाई चीन और जापान जैसे देशों को होती है। चीन ने अगर कोई दुस्साहस किया तो भारत, अमेरिका उसे मलक्का स्ट्रेट में घेर सकते हैं। वहीं अमेरिकी युद्धपोत अभी दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास युद्धाभ्यास करके अंडमान सागर पहुंचा है। यह अभ्यास कुछ उसी तरह से हो सकता है जैसे जून महीने में इंडियन नेवी ने जापान के साथ किया था। दरअसल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। वर्तमान में इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाया चीन बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। यही नहीं, अमेरिका से डरे चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए। भारत में बैन लगने के बाद अब टिकटॉक चीन से नाता तोड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक टिकटॉक लंदन में मुख्यालय बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ये कदम उठा रहा है। दरअसल चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नया मुख्यालय बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम कंपनियां डीजल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही हैं। आज एक बार फिर से डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई। इंडियन ऑयल के मुताबिक इस बढ़त के बाद दिल्ली में डीजल 81 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि पेट्रोल 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव कई लोगों को उनमें बहने की खबर भी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है।
वहीं बादल फटने के बाद रास्ते से बह जाने से लोग यहाँ गांव में ही फंस गए हैं। उनके बाहर किसी भी इलाके से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। घटना के बाद राहत बचाव कार्य टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच नेपाल ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। इस घटना में एक भारतीय युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बिहार के किशनगंज जिले के केड़ागाछ के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर हुई। ग्रामीणों के मुताबिक गांव से बाहर खेत की तरफ जाने पर वहां नेपाल सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस ने इन युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जितेंद्र कुमार सिंह को गोली लगी। नेपाल की ओर से फायरिंग की इस घटना में घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह को और उनके दोनों साथियों और स्थानीय ग्रामीणों ने घर पहुंचाया। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और 12वीं बटालियन के एसएसबी फतेहपुर को दी गई। इससे पहले भी नेपाल की ओर से सीमा पर फायरिंग की जा चुकी है। इस साल जून के महीने में नेपाल ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोन बरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर पर अंजाम दिया गया था। तो वहीं कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। विकास दुबे की काली कमाई के निवेश का पूरा जिम्मा जय वाजपेयी पर ही था। जय वाजपेयी की गिरफ्तारी पर कानपुर पुलिस का कहना है कि 2-3 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जय वाजपेयी और उसका साथी प्रशांत शुक्ला भी शामिल था। इन दोनों ने विकास दुबे की मदद की। 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फ़ोन किया और 2 जुलाई को जय और प्रशांत बिकरू गांव पहुंचे। कानपुर पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई को जय वाजपेयी ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 रिवॉल्वर कारतूस दिए। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे और उसके गैंग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन के ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के मुताबिक सिर्फ 18 साल से ऊपर और 55 साल से कम उम्र के लोग ही ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। जिस शख्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। खून, लीवर, बीपी और किडनी समेत तमाम टेस्ट में स्वस्थ पाए जाने वाले लोगों को ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यहाँ इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,43,000 को पार कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त उछाल आया है और अब हर 4 दिन में 3 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी अमेरिका में 65,000 से अधिक मामले सामने आए। दरअसल अमेरिका में जब से लॉकडाउन के नियमों में ढील सामने आई है और बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना शुरू हुआ है, तभी से कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। हालांकि मौत के आंकड़े कुछ हद तक कम हुए। अमेरिका में अब एक हफ्ते में 5,000 लोगों की जान जा रही है। इससे पहले एक वक्त ऐसा था जहां हर रोज़ इतने लोग अपनी जान गंवा रहे थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए बैठक की। मीटिंग में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे के काम में कोई भी कोताही न की जाए। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यूपी में भी जल्द होम क्वारंटीन की व्यवस्था शुरू हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी एसओपी तैयार करने के लिए निर्देश दिए। बहरहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से संबंधित सभी सेवाओं और गतिविधियों को इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव डीजी हेल्थ की तत्काल नियुक्ति करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली उत्सव के अवसर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और रायपुर में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के जरिए हर गांव में गौठान समिति और स्वयंसेवी समूह बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, जिससे गोबर से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। कोरोना के बाद उत्तराखंड में अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। बीते दिनों रुड़की में डेंगू के कई मामले सामने आए, जिसके बाद मेडिकल विभाग ने स्थानीय नागरिकों को डेंगू से बचाव करने की सलाह दी है और साथ ही घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना करने की अपील की है। कोरोना के कारण इस बार हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा कांवड़ मेला भी स्थगित कर दिया गया था। सोमवती अमावस्या पर सभी लोगों का गंगा में स्नान करना पूरी तरह से मना है। आपको बता दें कि आमतौर पर सोमवती अमावस्या पर हर की पौड़ी पर भारी भीड़ होती है, लेकिन इस बार नियमों के चलते घाट पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के वाराणसी में सोमवती अमावस्या के अवसर पर लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं का कहना रहा कि आज के दिन सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष की 108 फेरी करती हैं, जिससे उन्हें शुभ फल मिलता है। आज सुबह मानसून की झमाझम बारिश के साथ ही राजधानी दिल्ली बेहाल हो गई। 2 घंटे तक बरसे बादल के चलते राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया और इससे यातायात खासा प्रभावित हुआ। कई जगह सड़क बंद होने के चलते भारी ट्रैफिक हो गया। वहीं रिंग रोड पर आईपी डिपो के पास सड़क बंद होने के कारण भैरव मार्ग पर भारी ट्रैफिक रहा। यात्रियों को सलाह दी गई कि रिंग रोड से राजघाट की ओर जाने के लिए भैरव मार्ग से बचें और मथुरा रोड आईटी से जाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।